देखिए जिस तरह से लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, एक बड़ा अपडेट अब आपको दे देते हैं। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव की काउंटिंग पर हमारी नजरें हैं। बुधनी की बात की जाए, उपचुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे हो रही है। अभी हाल ही में आपको अपडेट दिया था कि बुधनी में बीजेपी आगे हुई थी, 5000 के आसपास लगभग वोट थे, जिसके चलते रमाकांत भार्गव ने लीड ली थी। और वहीं विजयपुर की बात की जाए तो पहले राउंड में जरूर कांग्रेस आगे थी, लेकिन उसके बाद से लगातार यहां पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। बुधनी की अगर बात करें तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस यहां पर आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, और चलिए बात अब विजयपुर की भी कर लेते हैं जल्दी से। विजयपुर सीट पर क्या कुछ अभी तस्वीर है, देखते हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। विजयपुर में 7वें राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और 7वें राउंड के बाद क्या तस्वीर है। बीजेपी के रामनिवास रावत 8187 वोटों से आगे हैं। मुकेश मल्होत्रा पीछे हो गए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। विजयपुर में 7वें राउंड की गिनती खत्म, रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। और बुधनी सीट का भी हाल आपको बताया, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस यहाँ पर आगे पीछे की दौड़ हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीर बुधनी पर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन विजयपुर आप आइए, यहाँ रामनिवास रावत 8000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। मुकेश मल्होत्रा पीछे हो चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए जिस तरह के ये रुझान है, 7वां राउंड विजयपुर में खत्म हो चुका है। लगातार यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है और विजयपुर की सीट जिस पर कांग्रेस के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो हम देख पा रहे हैं किस तरह से जनता ने आशीर्वाद के रूप में जो वोट दिए हैं, उसके चलते बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी कि रामनिवास रावत विजयपुर सीट से। और बुधनी पे अभी हालांकि आगे पीछे की दौड़ चल रही है। अपडेट ज्यादा हम ले लेते हैं, सूरज हमारे साथ इस वक्त यहाँ से जुड़ गए। सूरज, क्या कुछ अपडेट अभी, क्या कहे कि बुधनी को लेकर तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अभी केवल आगे और पीछे की दौड़ ही चल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल दूसरा राउंड की मतगणना हुई है और जिस तरीके से पहले राउंड की मतगणना में खासतौर से कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे राउंड में वो जो एक आगे चलने का फिगर था वो कम हुआ है। करीब 2100 वोटों से राजकुमार पटेल आगे हैं, जो अभी तक 6-7 हजार का जो आंकड़ा था वो घटकर कम हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी वोट जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। दूसरे राउंड की मतगणना अभी कई बूथों पर जो है काउंटिंग होना है, करीब 13 राउंड की गिनती होना है, इसमें सिर्फ 2 राउंड ही अभी हुए हैं, दूसरा भी कंप्लीट नहीं है, लगातार अभी चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे पीछे का खेल जारी है और बहुत कुछ परिणाम बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक 6000 की लीड से 2000 की लीड होना कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिखा रही है। दूसरे राउंड में इस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही, तो बहुत कांटे की टक्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लीड किसी भी पार्टी को नहीं है, बहुत नेट टू नेट मामला चल रहा है। 1000, 2000 या 4000 की बात करें तो धीरे धीरे जब तीसरी या चौथे राउंड की मतगणना होगी तब बहुत कुछ स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर लीड किसे मिली है, और जिससे लीड मिलेगी वही बुधनी का सरताज कहलाएगा, वही वहां का विधायक बनने के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए नजर। बुधनी जैसी सीट पर अगर दिखाई दे रही है सूरज, जो बीजेपी का गढ़ माना जाती है, परंपरागत सीट बीजेपी की, और अगर यहां पर कांटे की टक्कर है तो क्या ये बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात नहीं हो सकती? अगर बीजेपी यहां से जीतती भी है तो शायद वो आंकड़ा कम हो जाएगा हार जीत का। देखिए, अभी फिलहाल 2 ही राउंड हुए, लेकिन अभी जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात हो, जैसे जैत में बीजेपी जीती है, माना जा रहा है 500 वोटों से जैत का जो बूथ है वो मतदान के, जिसमें करीब 1100-1200 वोटर्स थे, वहां से बीजेपी जीती है। उसके बाद सायगंज जो एक बड़ा कस्बाई क्षेत्र आता है, वहां भी बड़ी संख्या में मतदाता है। बुधनी की बात करें तो बुधनी जो क्षेत्र है वो भी कस्बाई इलाका है, वहां भी 6 से 8 हजार मतदाता हैं। तो धीरे धीरे देखना होगा कि बीजेपी का जो गढ़ है, बीजेपी का जो मतदान केंद्र है, वहां से कितनी लीड मिलती है, कांग्रेस को कितना वोट मिलता है। तो बहुत तस्वीर चौथा 5वां राउंड जाए जब तक नहीं हो पाएगा तब तक नहीं कह सकते कि आखिर कांटे की बहुत ज्यादा टक्कर है या शुरुआती रुझान है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कांग्रेस के मतदाता या कांग्रेस के पदाधिकारियों की जो बूथ होते हैं वहां से एक तरफा वोटिंग होती है। तो जो वोट परसेंट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बख्तरा से शुरू होकर आगे बढ़ता है, तो बख्तरा से धीरे धीरे जैत की तरफ जाएगा, साहिबगंज और बुधनी की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और खासतौर से जो बूथ बीजेपी के फिक्स हैं या कांग्रेस के हैं उनमें बड़ी जो एक तरफा वोटिंग होती है, तो ऐसे में लीड जब चौथे 5वें राउंड के बाद एकदम बढ़ेगी 15,000 20,000 की, तब हम मानेंगे कि आखिर बढ़त किसको मिल रही है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, चूंकि लाडली बहना का भी जादू था एक प्रकार से कह सकते हैं, 1 लाख वोटों से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे। तो इस बार क्या स्थिति, चाहे रेहटी की बात हो, भैरुंदा की बात हो, नसरुल्लागंज की बात हो, या ये जो क्षेत्र है, ये कस्बाई क्षेत्र है, वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। पिछली बार भी बड़ी संख्या में लीड भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तो जब भैरुंदा, रेहटी या इन क्षेत्रों को से सलकनपुर की बात हो, तो यहाँ से जब मतपेटियां खुलेंगी तो क्या
एक तरफ कमल खिलता हुआ नजर आएगा या पंजे की पकड़ मजबूत होगी। तो बहुत कुछ तस्वीर अब अभी आना बाकी है, देखना होगा कि आगे जब चौथे ठीक है, पांचवें उस राउंड पर भी की आपका गिनती अपडेट होगी, हम उसके लेंगे। बाद सूरज बीजेपी के पीछे लगातार आप बने रहिएगा, लेकिन मनोज जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज सैनी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बुधनी सीट के समीकरण को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि फील्ड पर वो मौजूद रहे, वहां के हर एक मतदाता से, वोटर से उन्होंने बात की, उसकी नब्ज को टटोलने का काम किया। लेकिन 2023 से ये 2024 एक साल का करीब करीब वक्त और उपचुनाव जब हो रहे हैं, तो क्या मतदाता का मन थोड़ा सा बदला होगा, मतदाता के मन में क्या चल रहा होगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन सर। बिल्कुल, देखिए बुधनी में जब हम पहुंच रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो जिस तरह के रुझान दिखाई दे रहे हैं लगभग उसी तरह का मसला है। क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा करते थे, तो मुख्यमंत्री इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, यानी शिवराज सिंह चौहान नहीं है। लेकिन ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं था, ये शिवराज वर्सेस राजकुमार पटेल चुनाव था। और इसीलिए लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वही चेहरा सामने है, भले वो मैदान में नहीं है, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। वो समझती है कि भले ये कहा जाए कि शिवराज वर्सेस राजकुमार है, लेकिन शिवराज है तो नहीं हमारे साथ। तो ये बड़ा सेटबैक मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। 1,05,000 की बढ़त 163 सीटें जब आई, जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से हासिल की, और अभी हम देख रहे हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी आगे, कभी कांग्रेस आगे। लेकिन क्षेत्रीय समीकरण को भी थोड़ा सा समझ लें, जहाँ से जैसा सूरज बता रहे थे, साहेबगंज, वक्त्रा, डोभी, ये वो क्षेत्र है जहाँ से राजकुमार बढ़त ले सकते हैं। क्योंकि ये किरार जो जाति वर्ग है, जिसका करीब 28,000 के लगभग वोटर वहाँ पर है, वो सपोर्ट कर सकता। शिवराज जी भी उसी वर्ग से आते हैं, तो इस बार शिवराज जी नहीं है, तो जाहिर है कि वो वोट बटेगा। तो मुझे लगता है वो वाला वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्ग भी वहाँ पे खासा है, तो वो भी कहीं सपोर्ट कांग्रेस को कर रहा होगा जैसा दिखाई दे रहा है। पर ये मानकर चलिएगा कि अंतिम जो परिणाम होंगे, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि फील्ड पर था, वो कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी वो क्षेत्र कहीं बाकी होगा जहां से बीजेपी ये उम्मीद कर रही होगी। जैसे ही आप रैटी बैनुलदा की तरफ आएंगे। आपके पास संजय राउत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, महाराष्ट्र पर भी नजर डालते हैं। ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी, ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि संजय राउत जो जिस बात को कह रहे हैं कि जनता का ये जवाब हो ही नहीं सकता, जिस तरह के आंकड़े जो रुझान मिल रहे हैं और बीजेपी की ओर ये रुझान बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है संजय राउत इसलिए इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये जनता का जवाब हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर ये कहा जाए जया, जिस तरह से हमने देखा महाराष्ट्र के ये जो रुझान है और बहुमत का आंकड़ा जिस तरह से महायुति ने पार किया है, ये शायद महाअघाड़ी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित होगा। क्योंकि माना जा रहा था यहां पर मराठा वोटर्स, मराठा लोगों की जो विचारधारा, वो शायद बीजेपी की विचारधारा से इतनी कोलैबोरेट नहीं हो पाएगी। लेकिन शायद संजय राउत भी हैरान रह गए हैं और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये जनता का जवाब। बिल्कुल, और करीब करीब 10:30 बज चुके हैं, तस्वीर बहुत शायद साफ हो चुकी है। लेकिन ये पहला रिएक्शन था संजय राउत की ओर से, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और उनकी तरफ से जो पहला रिएक्शन आया वो ये कह रहे हैं कि मशीनरी को कब्जे में ले लिया, और ये निर्णय हम मान ही नहीं सकते, ऐसा संभव ही नहीं है कि शिंदे गुट के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाएं। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही है। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात है। गौतम जी, आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी भी ये कह रहे थे कि तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन पहला रिएक्शन जो आया है राउत जी का, वो
ऐसा लग रहा है कि स्वीकार कर चुके हैं, पर ये कह रहे हैं कि अभी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। वहां पर जनता का जिस तरीके से रुझान था वो महाआघाड़ी के पक्ष में दिख रहा था साफ साफ, लेकिन वहां की परिस्थितियां सब जानते हैं कि अगर वहां पर अगर महायुति की सरकार नहीं आती दोबारा तो अडानी को जमीनें कैसे मिलती, महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात कैसे भेजा जाता। तो निश्चित रूप से ये पूरे परिणाम शक के दायरे में है और रहेंगे। और संजय राउत वहां पर जमीनी स्थिति को ज्यादा बेहतर समझते हैं मुझसे, तो संजय राउत की बात में सारी बातों का सार आ गया है। हरियाणा को लेकर भी यही कहा था सर आपने? निश्चित रूप से तो हमारे तो प्रश्न अभी भी कायम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने साम दाम दंड भेद का उपयोग करती है, चुनाव आयोग को जिस प्रकार से अपनी कठपुतली के रूप में उपयोग करती है, अब ये बातें कोई दोहराने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कोई लोकतंत्र के साधनों से नहीं चल रही है, ये तानाशाही की ओर बढ़ चुकी है। संतोष गौतम जी, जिस तरह के गंभीर आरोप आप लोगों की ओर से तमाम चुनावों के बाद लगाए जाते हैं, बीजेपी खुलकर ये कहती है कि आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, विकल्प है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप केवल बस मंच पर बैठकर या चैनल पर बैठकर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने मशीनरी को कब्जे में किया है या बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर लिया है। आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? मैं एक चीज बता दूं, आप कोर्ट की बात कर रही हैं, चुनाव आयोग तक हरियाणा में हमारी की गई तमाम शिकायतों को, जो सबूत के साथ शिकायतें थी, उनका क्या हश्र हुआ है हम सब जानते हैं। हम कोर्ट में आगे प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है वो लोकतंत्र के लिए लेकिन चुनाव आयोग हमेशा ये कहता है कि हमेशा बेवफाई का ठीकरा जो है चुनाव आयोग या ईवीएम पर क्यों विपक्ष फोड़ता है। लगातार कहा जाता है कि चुनाव आयोग हर बार स्पष्ट कर देता है कि चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं होती है, ये तो जनादेश होता है जो शायद विपक्ष मानना नहीं चाहता और इसलिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ता है। देखिए, देश के बड़े बड़े वकील भानु प्रताप सिंह और जो महमूद पाचा वगैरह, वो हम सबसे ज्यादा जानते हैं इस विषय में, और वो कह चुके कई बार कि ईवीएम को तो हमने सीधे लाइव डेमो में हम हैक करके दिखा सकते हैं। तो आखिर चुनाव आयोग इस बात को मानता क्यों नहीं है? वो कहता है कि आप हमारे सामने लाइव ठीक है। पाराशर जी हमारे साथ जुड़े, संतोष गौतम जी मैं आती हूं आपके पास। पाराशर जी, एक बार फिर से वही राग, ईवीएम का चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त कई बार ये बात कह चुके हैं कि ये ऐसी मशीन नहीं है जिसे कभी भी हैक किया जा सके। फिर क्यों हर बार ईवीएम पर या चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो जाते हैं इतनी आसानी से? और ये जो नतीजे हैं इस पर आप क्या कहेंगे सर? संजय राउत पर भी बोलिएगा। संजय, अब ईवीएम पर तो कुछ बात करने का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी चीज़ को हैक किया जा सकता है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। बिल्कुल। जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है उसको आप हैक नहीं कर सकते, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ईवीएम को प्रोग्राम केवल तब किया जा सकता है जब वो पहले तैयार की जा रही है। रहा सवाल ये कि संजय राउत जी जो सब बोल रहे थे ना, ये श्रीमान जी ही उद्धव ठाकरे के पतन में इनकी बड़ी भूमिका है। और ये जो आज इस मुकाम पर जो उद्धव ठाकरे आए हैं, क्योंकि आपने अपना जो बेस था, जो मुख्य उनका आधार क्या था? उनका आधार था मराठा वोट थे, इसके बाद में हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स थी, और उसी आधार पर वो खड़े रहते थे, उसी पिच पर खेलते थे। आप इन्होंने क्या किया कि उनके नीचे से इस पूरी ज़मीन को ही खिसका दिया। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे सबसे ज़्यादा नुकसान में दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्ले किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी, बाला साहब ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी, उसके साथ उन्होंने धोखा किया। इसी कार्ड को उन्होंने इस पूरे इलेक्शन में प्ले किया। और जहाँ तक महाराष्ट्र में मैं बताऊँ जया कि ये जो देख रहे हैं हम, इसमें एंटी यानी काउंटर मराठा कंसोलिडेशन भी है। जो जैसा हमने काउंटर जाट कंसोलिडेशन हरियाणा में देखा, वो इस मराठवाड़ा में हमें दिखाई पड़ता है। अब मराठों का एक सेक्शन निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति थी, उनका जो नारा था, उसके साथ इस तरफ आया है। ये दिखाई देता है कि महायुति की तरफ वो आया है। लेकिन जो ओबीसी है वो कंसोलिडेट हुआ किसके अगेंस्ट? डोमिनेटिंग कास्ट के अगेंस्ट। तो आप ये जो चीज़ है, इसमें चार जो बातें मुझे साफ दिखाई पड़ती हैं। एक, लड़की बहन योजना में उन्होंने महिलाओं को पूरा टैप किया। दूसरा, उन्होंने ये जो काउंटर मराठा कंसोलिडेशन है, उसने मराठवाड़ा में काम किया।
तीसरा इसमें कि ये जो महाविकास आघाड़ी है, इसमें जबरदस्त झगड़े थे। हाँ। आखिर तक झगड़े दिखाई दे रहे थे और पब्लिकली झगड़े दिखाई दे रहे थे, और इसने जनता को यह संदेश दिया कि ये इनके लिए इनके बस का नहीं है। ये सरकार जो है अगर बनी भी गई तो ये चलाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल पाराशर जी, आपको यहाँ पर काउंटर करूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली, जब चुनावी प्रचार चल रहा था और बीजेपी संकल्प पत्र जब लेकर आई थी तो उसमें मराठा आरक्षण का मुद्दा भी कहीं ना कहीं गूंजा था। मराठा आरक्षण का कहीं ना कहीं मुझे लगता है फायदा भी मिलेगा, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र में भी ओबीसी और मराठाओं की लड़ाई थी, और अब आप देखिए विदर्भ क्षेत्र में भी इस वक्त बीजेपी की बढ़त यानी महायुति की बढ़त ये बता रही है कि वहां पर भी वोट कहीं ना कहीं खिसका है। बिल्कुल, वो बीजेपी ने क्या किया था कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था उससे ये सबक सीखा कि जरांगे पाटिल उनको बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो जरांगे पाटिल का जो प्रभाव वाला इलाका है, जरांगे पाटिल का एक ही मुख्य खास वजह ही, उनका कार्ड ही यही था कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाए। मराठा एक बहुत प्रभावशाली वर्ग है वहाँ पर, अगर आप उसी को आरक्षण देंगे तो उसका खिलाफ भी एक कंसोलिडेशन होगा। बीजेपी ने उसको प्ले नहीं किया बहुत वोकल होकर के, जिस तरह से जरांगे पाटिल उसको वोकल होकर के प्ले कर रहे थे। जरांगे पाटिल ने पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी, अब हम ये कह लें कि महायुति के अगेंस्ट की, उन्होंने महायुति का विरोध किया। तो ऑब्वियसली वो जो वर्ग था वो किधर जाता, ओबीसी, और वो उन्होंने अपना रास्ता महायुति में खोजा। यानी कि हरियाणा की तस्वीर और महाराष्ट्र की तस्वीर हम एक जैसी देख रहे हैं पाराशर जी, क्योंकि यहाँ जाट और गैर जाट का मुद्दा था, और यहाँ पर अगर हम मराठा की बात करें तो बीजेपी चुपके से ओबीसी और दलितों को अपने साथ लेकर जाने में कामयाब हुई है। के.एस. चौहान जी, इस पर आपका रिएक्शन? खुशी का मौका है, जलेबी तो सुबह से ही आपके यहाँ बन रही थी, हरियाणा के बाद अब क्या महाराष्ट्र भी फतेह करने जा रहे हैं आप? लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर भी याद रखिएगा, सवाल रहेगा। देखिए मोहतरमा, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, एक्सपेक्टेड थे। और जो संजय राउत का जो बयान है वो भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था। जैसे कि आपने पहले भी बोला कि वो हार को स्वीकार कर चुके हैं, और हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के जो है वो भी अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं। उनके भी स्वर बदले हुए नजर आ रहे हैं इस आधे घंटे में। आधे घंटे पहले भी इनके स्वर देख रहा था और अभी भी स्वर देख रहा हूँ। और उसके बाद मराठवाड़ा की जो बात हुई है उसमें 28 सीटें जो थी, और वो जो पहले दूसरे पक्ष के फेवर में जाती थी और अभी बीजेपी के पक्ष में जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जागरूक है जनता। और जनता किसी पार्टी की नहीं होती है मोहतरमा, जनता सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए क्या अच्छा है, वो कौन सा जनप्रतिनिधि है, वो कौन सी पार्टी है, वो हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे प्रदेश के लिए क्या अच्छा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या अच्छा है, उसको जाके वोट दे के आती है। सबसे पहले माइंड में वही रहता है। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जैसे कि, और जनता दूसरी तरफ भी बहुत ज्यादा जागरूक है कि वो सब जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, और कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या करने की, ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की, और ऐसे फैक्टर्स लाने की कोशिश की जिसके जो कोई फैक्टर थे ही नहीं, जो कोई मुद्दे थे ही नहीं, तो उसको सामने लाने की कोशिश की विपक्ष ने, जो कि धराशायी हो चुके थे। और उसके बाद ये सबसे मेन बात यह है कि जो आज उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल है, तो उन्होंने जनता ने बता दिया है कि महाराष्ट्र के लिए क्या सही है, जो आपने आधार ही छोड़ दिया, और सिर्फ किसके लिए, तो अपनी कुर्सी के लिए अपना आधार छोड़ दिया। तो आप जब तो आप महाराष्ट्र के कैसे हो सकते हैं, सिर्फ आप अपनी कुर्सी के लिए। और जो विचारधारा थी आपकी, वो विचारधारा आपका आधार था। और ये और चौहान जी, आरोप तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के भी बीजेपी पर लगे। इस चुनाव के दौरान देखा गया कई बार विपक्ष की ओर से ये बात को बहुत ही बढ़ चढ़कर उठाया गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वोटरों को बरगलाना चाहती है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे आज इस जगह पर जब हम देख रहे हैं कि जो रुझान है वो आप ही की ओर आगे बढ़ रहे हैं? एक बात बताइए मोहतरमा, सबसे मेन बात यह है कि मैंने अपनी बात ही वहां से शुरुआत की है कि जनता ही जनार्दन होती है, और जनता सब जानती है। जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है, बहुत ही ज्यादा जागरूक है। और उसके बाद अभी ईवीएम की बात कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 40 साल से 1984 से लेकर आज
तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत में लोकसभा में नहीं आई है, उसका कारण क्या सिर्फ ईवीएम है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो क्या उसका कारण ईवीएम था? जब आपकी जो कर्नाटक में आती है, दूसरे और राज्यों में आती है, तो क्या उसका कारण ईवीएम है? तो आप ये ठीकरा फोड़ना फालतू की बातें हैं और बंद करिए। आप जहां पर 2014 में जब 12 राज्यों में सरकार थी आपकी, आज 2 राज्यों में 3 राज्यों में रह गई है, तो इसका खुद का आकलन करना चाहिए आपको, ना कि दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहिए। तो यही बात हो गई मोहतरमा कि एक बच्चा फेल हो जाता है और जब वो घर में आता है तो वो ये बोलता है कि जो फर्स्ट आता था वो सेकंड डिवीजन में आया है, तो मेरी गलती नहीं है। तो पहले आप अपना आकलन करिए और उसके बाद देखिए कि हमसे क्या गलतियां हुई है। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए चौहान जी, उस पर भी गौतम जी से जवाब लेंगे, लेकिन मनोज जी भी बैठे हुए हैं। मनोज जी, झारखंड और महाराष्ट्र 2 बड़े राज्य थे, हालांकि कड़ी टक्कर इन दोनों राज्यों में दिखाई दी। महाराष्ट्र में अगर महायुति बीजेपी जीत रही है और ऐसी स्थिति में अगर वो झारखंड गवा भी देती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा या इसे भी फायदे का सौदा मानेगी? क्योंकि झारखंड की अपेक्षा महाराष्ट्र पर पार्टी ने ज्यादा फोकस किया था। देखिए, यदि ऐसा होता है कि झारखंड हाथ से जाता है, जैसा उम्मीद है भारतीय जनता बिल्कुल जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर तो इस पर विचार होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो जीत दिखाई देगी, वो जीत का अंतर बहुत बड़ा, अभी के यदि हम आंकड़ों को देखें तो 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए महायुति जो है वो दिखाई दे रहा है। तो फिर ये तो जीत जो है वो झारखंड में यदि हार होती भी है तो वो जीत को बड़ी जीत हो जाएगी, वो गम नहीं होगा। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो एक जगह के लिए मैसेज नहीं देता है, बहुत स्थानों पर मैसेज देगा। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होना है अगले वर्षों में, और बाकी स्टेट में जैसे ही उत्तर प्रदेश, और आप देखिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी कुछ उसी तरह कह रहे हैं। तो जो आप कह रही थी, जैसा हरियाणा में हमने देखा कि जाट वर्सेस ऑल, भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं, मतलब दूसरे जो पार्टियां हैं, और उसने बड़े तरीके से जाट वर्सेस ऑल कर दिया था। ऐसा ही कुछ मराठा वर्सेस यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दिन पहले मेरी बात हो रही थी कैलाश विजयवर्गीय जी ने, बल्कि वो बयान होगा तो हम सुनवा भी देंगे, उन्होंने बाकायदा मंच पर कहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि विदर्भ ही एक नया इतिहास रचने जा रहा है। क्योंकि जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई तो ये कहा गया है कि वहां से स्थितियां ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा मुझे मजा आता है चुनौती लेने में, तो फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं वहां की जिम्मेदारी संभालूंगा। और उन्होंने कहा था कि विदर्भ एक अलग तरह की भूमिका में नजर आएगा। और मुझे जो अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये जीत हार की जो आप बात कर रही जया, भले झारखंड में थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए महायुति का जो गठबंधन है वो इसलिए खुश हो जाएगा कि कमाल कर दिया उसने महाराष्ट्र में। अब कैसी रणनीति, देखिए ईवीएम पर आप सवाल उठाते रहे, संतोष गौतम जी भी कह रहे थे, ईवीएम तो बहुत आसानी से मध्य प्रदेश में हो सकती है जब सरकार उनकी है, 163 सीटों वाली सरकार है, 2 सिर्फ विधानसभा है। लेकिन वहां आप देखिए जीत हार का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, कहीं बीजेपी आगे कहीं कांग्रेस आगे। तो जब वहां मैनेज नहीं हो सकता तो इतनी बड़ी जगह कैसे मैनेज होगा? तो मुझे लगता है एक पॉइंट यहाँ पर यह भी सामने आया था, जैसा कि आपने कैलाश जी का जिक्र किया विदर्भ को लेकर, तो मुझे याद आया कि इस बार विपक्षी नेताओं की जो पहुंच थी जनता तक, वो भी महाराष्ट्र में बहुत कम नजर आई और कोई एक मुद्दा इन्होंने डिसाइड नहीं किया था, काफी भटकी हुई ये महाविकास अघाड़ी नजर आई। बीजेपी को दूसरी ओर देखेंगे, बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने कह दिया कि ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं। फिर बीजेपी की ओर से लाड़की बहना योजना को जल्द से जल्द लागू किया गया। ज्यादा वक्त देखिए आप, चुनाव से पहले की ही ये योजना जल्द से जल्द लागू की गई। एकनाथ शिंदे ने अकाउंट में पैसे डाले। महिला वोटर्स को लेकर ये कह रहे थे बरगलाएगी बीजेपी, लेकिन काम नहीं आएगा। ये महाराष्ट्र है, संजय राउत ने कहा था। ये भी यहां पर फेल होता नजर आ रहा है कि बीजेपी ने महिला वोटर्स के लिए जो एक तरह से कहा जाए उनको लुभाने के लिए या उनका विश्वास जीतने के लिए जो भेंट दी, निश्चित रूप से उन्हें वोट के रूप में भेंट उसकी वजह यह है कि 2 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। एक तो मध्य प्रदेश में 163 सीटें लेकर आई, वहां लाडली बहना योजना आई, तो बीजेपी की सरकार थी, यानी उसने जो कहा वो किया। बिल्कुल। तो अन्य जो स्टेट है, चाहे महाराष्ट्र है या जहां भी चुनाव हो रहा है, वहां उन्होंने इस बात को देखा कि जो ये कह रहे हैं वो कर देंगे। और दूसरा क्या है कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। और एक ये भी रहता है ना सर कि जो ऑलरेडी दे रहा है हमें मिल रहा है, तो हम आगे आने पे कैसे विश्वास करें, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे भी इस पर बात करेंगे, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी।